मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए क्रिस्टल फील्ड थियरी। देखिए, हमने अभी तक डीडी स्प्लिटिंग की बात की थी कि डीडी स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। ये देखिएगा स्क्रीन पर एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इस पूरे पार्ट को कि यदि लिगेंड हमारे पास में 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इफ आर इन 6 नंबर्स, तो डीडी स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। डीडी स्प्लिटिंग वहां पर होती है कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट। लेकिन अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स नंबर्स में कम हो, 4 ही हो यहां पर, तो हम कहते हैं कि वहां पर जो स्प्लिटिंग होती थी वो किसके लिए कहलाएगी, टेट्राहेड्रल के लिए। स्क्वायर प्लेनर के लिए हो सकती है बट वो एक अलग मैटर होगा, वो ऑक्टाहेड्रल का डिस्टोर्टेड फॉर्म होगा। तो यहां पर डीडी स्प्लिटिंग दो तरह से हुई, जहां पर सेंटर को हमने कहा कि यहां पर फ्री मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे। ये 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं, तो दोनों कंडीशन हमने एक साथ ली है कि इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6 तो स्प्लिटिंग हुई कुछ इस तरह से, इफ नंबर ऑफ लिगेंड्स आर F4 तो ये पार्ट होता है हमारे पास में कुछ इस तरह से डीडी स्प्लिटिंग का। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस, दो सबसे बड़े डिफरेंस है। एक डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल में हमने कहा था T2G, ये वाला पार्ट जिसको हमने नीचे लिया था, टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, टेट्राहेड्रल में वो पार्ट गया है ऊपर, लेकिन वहां पर हमने जो T2 है इसके साथ में G नहीं लगाया है। इसी तरह से E में भी सब स्क्रिप्ट के तौर पर हमने G नहीं लगाया है, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में हम T2G और EG को बिल्कुल लगाते हैं। अब ये तो था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस होता है, देखिएगा कि इन दोनों में ये जो डेल की वैल्यू यहां पर है, ये वाली, इसको हमने कहा डेल ओ, ये क्या है, बहुत ज्यादा है किससे, डेल टी से। यानी कि मैं कह सकता हूं डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए डीडी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी टेट्राहेड्रल। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस हमने कहा कि T2 और EG की पोजीशनिंग चेंज होती है, जो T2 ऑक्टाहेड्रल में नीचे थे वो टेट्राहेड्रल के केस में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है इनकी वैल्यू को लेकर, स्प्लिटिंग को लेकर, क्वांटिटी ऑफ स्प्लिटिंग, वो हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बहुत ज्यादा है, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये थे हमारे पास में डीडी स्प्लिटिंग दोनों के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में भी और टेट्राहेड्रल के केस में भी। अब हमने जो अब तक बात की थी ना, वो बात की थी वैकेंट डी ऑर्बिटल, जहां पर सिर्फ हमने स्प्लिटिंग को बताया था। लेकिन इस बार हम प्रोसेस को थोड़ा चेंज करते हैं, हम वैकेंट ऑर्बिटल ना लेकर कुछ फील्ड डी ऑर्बिटल की लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर इस केस में, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के डी ऑर्बिटल हैं, कितने नंबर्स में, D6, तो हम बात करने जा रहे हैं D6 ऑर्बिटल। अब देखिएगा D6 के इस केस में क्या होता है, ये भी D6 हुआ, तो दोनों ही केस क्या हैं, D6 के हैं। और बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए डेल की वैल्यू इस केस के अंदर हमने कहा सिमिलर है। अब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आर 6, लेकिन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, हमारे नंबर 1 केस में इस जगह पर देखें आप, तो फिलिंग कैसे हुई है कि 4 इलेक्ट्रॉन तो गए हैं नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने पास में ऊपर, यानी कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे
वो सारे के सारे कहाँ चले गए, T2G के अंदर, और EG के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहा। तो दोनों ही केस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो व्यवस्था तो ऑक्टाहेड्रल की अष्टफलकीय की है, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि पहले वाले केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स हुंड के रूल के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन नीचे फिर 2 ऊपर हैं। लेकिन दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, T2G में। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो पहले वाले केस का मैं कैसे लिखूंगा, T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 हैं, तो मैं कहूंगा 4, EG कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना क्या होगा, T2G 4 EG 2। इसका मतलब ये हुआ कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 है। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ पहले वाले केस का। सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 6, तो हमने कहा T2G 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने कहा 0। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस केस का, नंबर 2 केस का। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन केसेस में एक ही कॉम्प्लेक्स के लिए, एक ही ज्योमेट्री के लिए बात कर रहे हैं अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। पहले वाले केस को हम कहते हैं हाई स्पिन, तो दूसरे वाले केस को हम कह रहे हैं लो स्पिन। अब ये अपने आप में पूरी एक नई टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल नई टर्म है। पहले वाला केस हाई स्पिन, दूसरे वाला केस लो स्पिन। याद करने के तरीके से इस तरह से याद कीजिएगा कि लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, नीचे, निम्न। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे आते हों, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यहां पर सभी नीचे आ जाते हो तो हमने कह दिया लो, और सेकंड वाले केस में नॉर्मल तरीका हो तो हम उसको कह देंगे हाई स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग टर्म्स आ गई हैं हमारे पास में, हाई स्पिन और लो स्पिन की। आपको ध्यान हो तो जब वीबीटी की कमियों की बात हम कर रहे थे ना, तो हमने वीबीटी की एक बहुत बड़ी कमी बताई थी कि वीबीटी ने नाम दिए थे तो उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये क्यों और कैसे बनते हैं वीबीटी वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन सीएफटी अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ये हमने केस, कौन से केस की बात की है, हमने बात की थी जबकि डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो उसकी। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हाई स्पिन, तो एक ही ज्योमेट्री और नंबर ऑफ लिगेंड के सिमिलर होते हुए भी आखिरकार जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो दो तरह से, अलग अलग तरह से किस तरह से बन जाए, कभी हाई स्पीड बनता है, कभी लो स्पीड बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग क्यों हो रहा है। इसे अगर हम समझना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 9th 10th 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ऑप्पो का रूल। ऑप्पो का रूल, ये ऑप्पो एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना। ये रूल क्या कहता था, ये रूल कहता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में भरे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ये ऑर्डर रहा करता था। ये कौन सा ऑर्डर है, एनर्जी का बढ़ता ऑर्डर है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती थी। ये तो था ऑप्पो का रूल। अब हुन्स का रूल क्या कहता था, हुन्स रूल कुछ अलग है। वो कहता है कि इन केस अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, जिसे हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, वो कहाँ मिलेंगे, जैसे p में होते 3 तरह के ऑर्बिटल, px, py, pz, डी के होते हैं 5, कौन से, हमने बात कर ली है डिटेल में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू डैश वाई टू, डी जेड टू, ये 5, ये सारे क्या है, डिजनरेट ऑर्बिटल्स है। तो अब ये
डी का एक अक्षर नहीं है या पी का एक नहीं है, पी के 3 है। तो सपोज कीजिए हमारे पास में अब पी के P3 की बात हम करते हैं। हम कौन से रूल को पढ़ रहे हैं? हम हुंड्स रूल की बात कर रहे हैं। तो जैसे व्यवस्था है P3, अब इस P3 व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग होगी कि हम बना देते हैं। ये है हमारे पास में P, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा ये आया। यानी कि सभी कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। इसी तरह से अगर मैं बात करूं T5 की, तो आप किस तरह से D5 की फिलिंग करेंगे? ये हमने बनाया T5, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये फाइनली पांचवा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब अगर P4 इलेक्ट्रॉन जाना है तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर पेयर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर D6 होगा तो कहाँ? यहाँ। D7 होगा तो यहाँ 8, यहाँ 9। यानी कि पेयरिंग कहाँ हो रही है? पेयरिंग उसके बाद में हो रही है। तो हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन समान एनर्जी वाले हों, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल हो, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से होती है कि तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाती है। इसे कहते हैं हम हुंड्स रूल। अब हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे उस केस के अंदर T2 जो और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अलग अलग तरह से हो रही है। वो कैसे होती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो लिगेंड की फिलिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं ना T2G और EG में, वो डिपेंड कर रहा है वास्तव में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यानी कि अगर मेटल सेम हो, उसके ऊपर चार्ज सेम हो, नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो, तो आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को जो वेरी कर रहा है, जो चेंज कर रहा है? तो हम कहते हैं वो फैक्टर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड की पोजीशन। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम किसे कहते हैं? कि लिगेंड को डी स्प्लिटिंग के ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, तो जो जो सीरीज हमें मिलती है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये वाली सीरीज, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अब इस सीरीज में देखिएगा, इस सीरीज में जो सबसे कम डेल की वैल्यू वाला होगा, जिसे हम कहते थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी वाला लिगेंड होगा, वो कौन सा हुआ? वो हुआ हमारे पास में आईओडी। और इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ? CO। तो हमने इस सीरीज को किस तरह से नाम दिया है? हम ये कह रहे हैं कि I- से H2O तक, H2O मतलब कहाँ आ गए हम? यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक। यहाँ तक के लिगेंड बेसिकली वीक फील्ड वाले होते हैं। वीक फील्ड का मतलब हो गया इनकी डी स्प्लिटिंग कम होगी। ये वो लिगेंड है जब मेटल के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो डी स्प्लिटिंग को कम रखते हैं। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से लिगेंड कहां से कहां तक जा रहे हैं? ये लिगेंड आ रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया क्योंकि ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे है, इसकी डेल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। CO से लेकर यानी कि कार्बोनिल से लेकर NCS माइनस तक, ये वाला पार्ट, तो ये सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होती है। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यही फैसला करने वाला है कि नंबर ऑफ लिगेंड के सेम होने के बाद में, मेटल के सेम होने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड किस तरह से डी स्प्लिटिंग को अफेक्ट कर रही है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग तरह से हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड आखिर में क्या कर रही है। देखिएगा, इन एक दो तरह के हमने कॉम्प्लेक्स लिए हैं यहाँ पर। दोनों में क्या है? जो सेंट्रल मेटल कैटायन है वो सिमिलर है। क्या है वो? दोनों में ही कोबाल्ट है। यहाँ पर भी कोबाल्ट, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पर भी कोबाल्ट, उसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 का। तो मेटल सेम है। हम कहते हैं यहाँ पर क्या हो गया?
मेटल हुआ सिमिलर, सेम मेटल। अब नंबर ऑफ लिगेंड यहां पर कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड देखिएगा Cn-K6 लिगेंड, तो सिमिलरली फ्लोराइड के भी 6 लिगेंड, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स आर आल्सो सेम। तो दो फैक्टर सेम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी देखिएगा पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने बात की है Cn- की, यानी कि इस केस के अंदर जबकि हमने साइनाइड लिया है तो T2G के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G6 Eg का 0। अब पिछले वाली टर्म से देखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जब सब नीचे आ जाते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये एग्जांपल हुआ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इसे समझना होगा कि हमने कहा कि साहब लिगेंड स्ट्रांग है तो डेल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये देखिएगा ये डेल की वैल्यू यहां पर इस केस में इतनी है। दूसरी तरफ जब हम फ्लोराइड लेते हैं ना, तो फ्लोराइड के केस में क्या रहा, डेल की वैल्यू है बहुत कम। तो ये केस जब इतना लिया, ये वाला केस हुआ डेल का, तो इस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा। अब अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है और हमारे पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नीचे आएंगे। नीचे क्यों आने वाले हैं, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां पर जाना पॉसिबल नहीं होगा, इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ग्राउंड स्टेट में रहने की कोशिश करें। लेकिन सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, जबकि लिगेंड बिल्कुल वीक है। सेकंड वाले केस में क्या हो गया, लिगेंड है हमारे पास में फ्लोराइड वाला लिगेंड है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में ये वैल्यू कम हुई, तो टीटी स्प्लिटिंग कम हुई। अगर टीटी स्प्लिटिंग यहाँ पर कम है तो इलेक्ट्रॉन हुंस रूल को ओबे कर रहा है। तो सेकंड केस में क्या हो गया, हुंस रूल ओबे हो रहा है, उसकी अनुपालना हो रही है, यानी कि बिल्कुल सिस्टम से भरे जाएंगे। कैसे कि ये हमने बना दिए पांचों, टी कक्षक नीचे वाला T2G, जी क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही है, ऊपर वाला है Eg। अब हुंस रूल के हिसाब से चलते हैं, जबकि लिगेंड वीक है F-, तो D6 अगर हमारे पास में व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, D6 की, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 जाने के बाद में हुंस का रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं होते जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाए। ये चौथा और ये पांचवा, अब छठा इलेक्ट्रॉन, अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आ गया ये। तो हमारे पास में इस केस में व्यवस्था कैसी बनी है, ये वाली व्यवस्था बनी। कब, जबकि लिगेंड वीक था। लेकिन लिगेंड को हमने स्ट्रॉन्ग जब ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग लेने के बाद में व्यवस्थाएं बिल्कुल क्या हो गई, चेंज हो गई है। स्ट्रॉन्ग लेने के बाद में सारे इलेक्ट्रॉन हुंस रूल को ओबे अब नहीं करने वाले, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में बिल्कुल चेंज व्यवस्था होगी और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अब कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी कि हमने लिए ये पांचों डी ऑर्बिटल्स, अब ये आया अपने पास में, हम कहते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब लिगेंड वीक होता तो यहां आता, लेकिन यहां नहीं आएगा, अब आ जाएगा ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। नीचे क्यों आ गए, क्योंकि ये गेप बहुत बड़ा है, यहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आसानी से जा नहीं सकते। इसलिए इस केस में स्ट्रॉन्ग में हमने कहा कि हुंस रूल ओबे नहीं हो रहा है, जबकि वीक लिगेंड है तो हुंस रूल अच्छे से ओबे हो रहा है। तो पहले वाला केस स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है और दूसरे वाला केस वीक लिगेंड का हुआ। तो पहले वाले केस को क्या नाम देंगे हम, बताइए, पहला वाला केस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा और दूसरे वाले में हम कहेंगे कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इस तरह से CFT क्या कर रही है,
लो स्पिन और हाई स्पिन को अच्छे से डिफाइन कर रही है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेल की वैल्यू ज्यादा है तो डेल जीरो इज ग्रेटर देन पी, और सेकंड केस में डेल जीरो इज लेस देन पी। बिल्कुल नई टर्म आई, पी को हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, कि जहां पर पेयरिंग हो रही है वो कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, और जहां पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है तो हम कहते हैं कि पेयरिंग वहां पर नहीं हो पाती। किसके द्वारा? लिगेंड। तो अब हम उसी एग्जाम्पल को फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे इस पहले एग्जाम्पल में जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है D6, तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से है कि सारे नीचे नहीं है, हुड्स रूल को ओबे कर रहे हैं, तो वो हुआ हाई स्पिन। हमने कहा डेल की वैल्यू यहां पर क्या है, डेल जीरो इज ग्रेटर देन पी है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेल की वैल्यू ज्यादा है, एक्चुअल में पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती। सेकंड केस में जबकि क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, तो उस केस में सारे इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं, डेल जीरो, ये कहलाएगा लो स्पिन, और साथ में डेल जीरो लेस देन पी। डेल जीरो ग्रेटर देन पी होगा या डेल जीरो लेस देन पी होगा, या फिर पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, इसको हम जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी CFSE की बात करेंगे वहां पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हाई स्पिन और लो स्पिन बनते हैं। थैंक यू।